हेलो दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा हम पर्यावरण का क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जीरो टू हीरो एक हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने जो है लगभग 4 सीरीजों का जो है क्वेश्चन के रूप में अध्ययन किया है। बाकी थ्योरी हमारी चली रही है। उसी तरीके से हम जो है बाल विकास और शिक्षण विधि में जो है अधिगम का चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें हमने थॉर्नडाइक थ्योरी पढ़ ली है। तो पावलो थ्योरी आज या कल में वीडियो जो है उसका आएगा, लेकिन इसी में जो है प्रश्नों को हल करने की ज़रूरत महसूस हुई है। बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न हल करने से हम तथ्यों को पहचान आसानी से कर सकते हैं, परीक्षा में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो उसी से संबंधित हम इसमें भी जो है बाल विकास में भी जीरो टू हीरो क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 35 क्वेश्चन ले रहे हैं। चूँकि हम केवल अभी बाल विकास में बहुत पढ़े तो हैं नहीं, केवल अधिगम का चैप्टर हम शुरू किए, इसलिए हम जो है अधिगम का प्रश्न हल करेंगे। इसमें कुल 35 प्रश्न हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला हल करने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो हमको जो है परीक्षा हल में हम जो तनाव है उसको कम कर सकते हैं, परीक्षाओं में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दूसरा यह है, चूँकि हम अधिगम का प्रश्न हल कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी का प्रश्न हल करेंगे तो हमारे अंदर एक वो आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। हम उस चैप्टर को और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कौन चैप्टर कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है, उसी अनुसार जो है हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो अधिगम का प्रश्न हल किया जाएगा, उसमें पूरी उसकी प्रकृति समझने की कोशिश की जाएगी कि कहाँ से, जैसे स्किनर थ्योरी होगा, पावलो थ्योरी होगा, थॉर्नडाइक थ्योरी होगा, तो इसका नियम से कितनी गहराई से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका भी हम एक बारीकी से एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं हम जो है इस प्रश्न को करने के लिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे, वहीं इन प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद जब अगला वीडियो आएगा तो हम उसमें विश्लेषण भी करेंगे कि ये प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कितनी गहराई से पूछे जा रहे हैं, हमको कितना डीप नॉलेज लाने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर और उन 35 प्रश्नों को जो है हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पुस्तक के लेखक को लेके द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक हैं, कौन होगा आप लोग बताइए इसको। B.F. स्किनर, E.P.L. थॉर्नडाइक, I.P. पावलो, R.M. गेने, कौन होगा? इसमें उत्तर हो जाएगा गेने, उत्तर R.M. गेने का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचना भी आता है तो उसको भी पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने में कोई उन्नति। देखिए परिभाषा में कुछ शब्द पकड़ लीजिए कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? जिसमें कोई उन्नति नहीं होगी। तो यह किसका कथन होगा? यह कथन होगा हॉलिंगवर्थ का, गेट्सवर्न का, स्किनर का, रास का। तो बताइए किसका होगा? रास का होगा यह कथन। क्या कहा रास ने? कोई उन्नति नहीं होती है। इस शब्द को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसका कथन है? रास का ये कथन दिया गया है इसमें। इसी में अगर जैसे गेट्स की भी एक परिभाषा है कि गेट्स क्या कहते हैं, तो उसमें जो है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। गेट्स की परिभाषा हो गई, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, ये परिभाषा है अधिगम की लेके परिभाषा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये लाइन याद रखिए कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है, कौन किसकी परिभाषा है? देखिए गिलफोर्ड है, वुडवर्थ है, क्रो, स्किनर, किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम। अब व्यवहार रट लीजिए, व्यवहार गिलफोर्ड है। तो इसको चर्चा हम कुछ जो है और परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो परिभाषाएं चूँकि इसमें महत्वपूर्ण है तो इसको बारे में भी थोड़ा सा हम एक नज़र ले लेते हैं कि गिलफोर्ड के अनुसार देखिए व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। फिर वुडवर्थ की परिभाषा, नवीन ज्ञान, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाएँ। नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाएँ, इसको क्लू याद रखिए। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। ज्ञान और अभिवृत्तियाँ आए तो क्या है कि इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रो का। स्किनर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर शब्द आए तो क्या है? उत्तरोत्तर वृद्धि ही क्या है? सीखना है।
तो ऐसे क्लू याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं, गिलफोर्ड हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया वुडवर्थ हैं। ज्ञान और अभिवृत्तियाँ जहाँ जाए क्रो एंड क्रो। और उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर स्किनर की परिभाषा है। इस तरीके से जो है अगर याद करेंगे तब जो है हमको ये प्रश्न जो है याद रहेगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ जो है बढ़ते हैं कि अगला हमारा प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न, थांडाई के अपने सिद्धांत को किस शीर्षक थांडाइक ने अपने सिद्धांत किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो शीर्षक आपको बताना है अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक, स्थान अधिगम। देखिए कई जैसे किस शीर्षक से सिद्ध किया है तो इसमें या तो संबंधवाद दिया होता या तो बंधन दिया होता ना, ये भी जानते रहिए। अब इसमें क्या कहा है कि सीखना क्या है, प्रयास एवं भूल। जैसे बिल्ली का उसने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर, तो किससे सीखती है, प्रयास और भूल से। वो क्या करती है, पिंजरे में बंद रहती, भोजन बाहर रहता है तो खोलना जान जाती है, किससे, प्रयास और भूल से। थोड़ा सा प्रयोग भी ध्यान रखेंगे तब याद रहेगा। ते हो जाएगा किसका, अधिगम के प्रयास एवं भूल से। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा पर प्रदर्शित करते हैं। या किसने कहा था, सीखने का अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने को किसने कहा है। रास ने, स्किनर ने, एबिंगहास ने, एम.एल. विग्गी ने। दरअसल में क्वेश्चन जो है आया था यूपी-टीटी में, तो इसमें जो है चूँकि एबिंगहास ने सर्वप्रथम ग्रास पर व्याख्या किया था, लेकिन इनके द्वारा इस प्रकार का स्पष्ट मिलता नहीं, कहीं है किसी भी पुस्तक में ऐसे मिलता नहीं। तो परीक्षा इसका पीएनपी ने इसको क्या किया था, इस प्रश्न को हटा दिया था। एक्चुअली में इस तरीके का एकदम एक्चुअली लाइन नहीं मिलती, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, इस प्रश्न को हटा दिया गया था। एबिंगहास जो है ये बताते हैं कि है, लेकिन किसी किताब में मिला नहीं है इसका उत्तर भी। तो देखिएगा आप लोग भी अपने स्रोत से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन थांडाई के अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं। देखिए मैं पढ़ाते वक्त बताता हूँ कि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है ना, प्राथमिक नियम में। तो प्राथमिक नियम में इसमें जो है कौन नहीं शामिल, अभ्यास का नियम तो है ही है, प्रभाव का नियम है ही है, तत्परता या तैयार ये तो है ही है। तो इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम, ये जो है 5वां नियम है किसका, थांडाई का सीखने का गौण नियम में है। गौण नियम में 5 है, 3 मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है। तो 5 में बताया था ना कि ऐसे प्रश्न बना देगा कि उसको दे देगा उसमें से गौण का, एक दे देगा प्रमुख, ऐसे मिक्स करके जो है प्रश्न जो है आपसे पूछ लेगा। तो ये चीज़ जो है इसका नियम जो थांडाई का वो 5 तीनों प्रमुख और 5 गौण नियम कम से कम याद होना चाहिए, हेडिंग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पहले चित्र एक किसके द्वारा दिया गया था, पावलोव द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, पावलोव द्वारा दिए गए थे, जानते रहिए। इनका प्रयोग किस पर है, ये कुत्ते पर अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन हम प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं ताकि हमको एक आइडिया मिले कैसे प्रश्न जो है टीटी में पूछ रहे हैं। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल दे रहा है, अर्थात जैसे कोई चीज़ सीख रहा है तो किससे अनुकूलित करके अपना प्रदर्शित करेगा उसके बारे में है। तो व्यवहार है, चिंतन है, तर्क है, अभिप्रेरणा है। तो कुत्ते कैसा सीख रहा है इनके प्रयोग में, व्यवहार द्वारा ना, तो ये व्यवहार इसमें उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्या है, दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन। तो इसमें क्रिया एक किसका सिद्धांत है, तो ये बी.एफ. स्किनर थ्योरी है, बी.एफ.
स्किनर की थ्योरी है। तो इनका प्रयोग किस पर मुख्य रूप से? कबूतर पे है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। ये भी नहीं पढ़ाया गया, अब आगे थ्योरियाँ जो है पढ़ाई जाएंगी तो उसमें सबे मिलेंगे हमको। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हमारा है, अधिगम में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसमें हमको बताना है कि कौन एक विशेषता नहीं है। कौन एक विशेषता नहीं? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। देखिए आप थ्योरी समझिए, जो अधिगम का पहले मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उसके अनुसार सोचिए। अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है? परिवर्तन है कि नहीं? बिल्कुल है। बताया हूँ कि अस्थायी परिवर्तन है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि तो होती ही है, प्राणी की अभिवृद्धि होगी, ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, उसके चिंतन की अभिवृद्धि होगी, उसके व्यवहार में अभिवृद्धि होगी, तो एक प्रकार से अभिवृद्धि होगी। लेकिन जो है एक चीज़ है इसमें दिया है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता नहीं। हम प्रत्यक्ष रूप से अधिगम का अवलोकन नहीं कर सकते हैं, केवल उसके कार्यों में हम देख सकते हैं कि कैसे वो कार्य करता है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यह उसकी विशेषता की श्रेणी में कैसे है? अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया तो सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म नहीं है? युग्मों के बारे में हमको जो है बताना है कि कौन सिद्धांत किससे जो है मिल रहा है। तो इसमें जो है मिलान करना है। कौन युग्म नहीं तो ध्यान से एकदम पढ़िया करिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अभी चल ही रहा है, तो जान ही रहे हैं कि थॉर्नडाइक का होगा। सीखने का प्रसूत अनुबंधन क्रिया नैमित्तिक अनुबंधन कहिए, बीएफ स्किनर का सही है। क्लासिकल थ्योरी पावलोव, क्या ये सही है? क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, सीखने का जो है समग्र सिद्धांत जो है इनका नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो है नहीं है मिलान, तो यही क्या हो जाएगा? यही उत्तर इसका जो है सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो इसमें सीखने की वह अवधि, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसको क्या कहा जाता? अवधान, स्मृति, सीखने का वक्र, सीखने का पठार। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप कन्फ्यूजन में होंगे कि सीखने का वक्र होगा कि सीखने का पठार। तो कोई उन्नति नहीं होगी। तो उन्नति मैंने बताया है कि जैसे सीखने का वक्र कैसे बनेगा? सीखने का वक्र जैसे हम बना रहे हैं वक्र, सीखने का वक्र जैसे उन्नतोदर वक्र ऐसे बनेगा, बताया हूँ। एक मैंने चित्र भी बना के आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा इसको हम फिर से करेंगे कि मैंने बताया था कि जैसे उन्नतोदर वक्र से पहले सीखने प्रयास करेगा तो सीखने की मात्रा में वृद्धि होगी, फिर गिरेगा, लेकिन एक क्रिया ऐसी आएगी कोई उन्नति नहीं होगी। क्यों होगा? इसकी डिटेल चर्चा होगी। मान लीजिए ए बिंदु है, यहाँ गए ए बी बिंदु है, तो यही जो है ए से बी बिंदु के बीच में क्या है, चूँकि हॉरिजॉन्टल रेखा बन गई, ये क्या है? यही सीखने का पठार है। अर्थात यहाँ कोई उन्नति अब नहीं हो रही है, तो इसी को क्या कह दिया जाएगा? सीखने का पठार। तो इसमें क्या उत्तर सही हो जाएगा? सीखने का पठार उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सीखने में प्रयास, सीखने में प्रयास व भूल, सीखने में प्रयास व भूल, अभी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसको बताया भी हूँ कि किसका होगा। तो कोहलर है, पावलोव, गेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जान ही रहे हैं, सीखने में कई बार बता चुका। तो अगला प्रश्न ये देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? ये नैमित्तिक अनुबंधन, अभी हमने पीछे चर्चा की थी पिछले प्रश्नों में। तो हाल, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या स्किनर, बीएफ स्किनर की थ्योरी है। कबूतर पर इनका मुख्य रूप से प्रयोग है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कोहलर का ये प्रयोग है। कोहलर निम्नलिखित किससे संबंधित हैं? इसके बारे में कहा गया है ना। कोहलर किससे संबंधित हैं?
अब प्रेरणा का सिद्धांत दिए नहीं है, मैस्लो वगैरह हैं, व्यक्तित्व का सिद्धांत है नहीं, अधिगम का विकास का सिद्धांत है नहीं, तो किस में है ये, अधिगम का सिद्धांत है ना। तो अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसमें अंतर्दृष्टि इनसाइड थ्योरी देंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, किसके द्वारा, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कौन दिया है। इसका उत्तर आप लोग जो है बता पाएंगे कि नहीं। अभी इसकी चर्चा जो है कई बार की गई है कि सूझ द्वारा भी मैं पढ़ाया भी हूँ। तो सूझ द्वारा सिद्धांत किसका होगा, सूझ द्वारा थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, वुडवर्थ हैं, तो इसमें किसका हो जाएगा। इसके बारे में हालांकि पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन चर्चा मैंने कई बार थॉर्नडाइक थ्योरी में किया है। इनसाइड शब्द अभी भी मैंने यूज किया है कि सूझ द्वारा, जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, वुडवर्थ होंगे नहीं, इसमें कोहलर उत्तर है। तो बताया नहीं हूँ कई बार प्रयोग के दौरान कि पूरी परिस्थिति का सुल्तान जो इनका रहेगा वो बनमानुस, वो पूरे जो है परिस्थिति कमरे का निरीक्षण करेगा, उसके बाद कैसे वो केला प्राप्त करेगा, पूरी प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे। तो पूरा अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा जो है क्या करेगा, अधिगम की प्रक्रिया व अधिगम करना सीखेगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है किस पर। तो बहुत साधारण प्रश्न है ये, जो है कुत्ते पर किया है, जान ही रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर। तो बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न जो है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ऐसे लग रहा है। तो इसको जो है आप एकदम से जो है जानते रहिए कि ये जो है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने भी तमाम जो है चूहे हैं, कबूतर पर इनका प्रयोग किया था, लेकिन इनका जो कबूतर का जो है प्रयोग जो कबूतर पर किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। चूहों पे भी किया था, लेकिन कबूतर का इनका प्रयोग जो है अति महत्वपूर्ण है। आगे इसको हम पढ़ेंगे थ्योरी के रूप में। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आ गया, देखिए क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। अब इसमें बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, स्किनर ने किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न कौन सीखने का नियम नहीं है। निम्न में से कौन जो है सीखने का नियम नहीं है, तो इसको आप ज़रूर बता लेंगे। ये जो मैं इस समय पढ़ा भी रहा हूँ, नहीं का शब्द विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार बता चुका हूँ। तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम, लेकिन तनाव का कोई नियम नहीं बताया गया है आपको, न 5 गौण नियम में, न मुख्य नियम में, इसमें कोई नहीं बताया गया। तो इसको जो है आप जानते रहिए। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। किसने जो है प्रभाव का नियम दिया था, तो इसको भी बताना नहीं, इस समय पढ़ाया ही जा रहा है कि कैसे क्या प्रभाव का नियम आपको जो है जानना है या बताया गया था। तो इसमें जो है थॉर्नडाइक का नियम है, ये सीखने का वो नियम, इसके बारे में बताया गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, किसके द्वारा जो है अनुभव द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन के बारे में सुनेंगे कि क्या है। तो अनुभव द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन, इसमें क्या कहलाएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्मृति, प्रेरणा, चिंतन, सीखना। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, जैसे हम देखते हैं गेट्स की परिभाषा है, तमाम परिभाषाओं में क्या कहा गया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, तो सीखने की परिभाषा में बताया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था। वो प्रश्न हल करते बताया था कि किस पर प्रयोग करेगा वो, बनमानुस या चिंपैंजी, किस पर जो है तमाम चिंपैंजियों पर प्रयोग करेगा कोहलर अपने जो है अधिगम थ्योरी के लिए। तो कोहलर चिंपैंजी पे प्रयोग करेगा, ये जान गए। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण की ये बात इसमें की गई है कि सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण कैसे होगा। तो इसमें जो है
हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है स्थानांतरण, जैसे हम साइकिल बाइक चला रहे हैं तो कार चलाना सीख लें या कोई और ऐसे मिलती जुलती चलाना सीख लें, तो इसमें जो है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य तीनों हो सकता है कोई स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण, यही प्रश्न हो गया है। सीखना है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो ये जो है तीनों चर्चा हो चुकी है कि ये तीनों होगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकदम डिटेल में बताया गया। देखिए थ्योरी आप पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़े रहेंगे तो आपको पढ़ने में, प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं हो। कॉन्सेप्ट नहीं जानते रहेंगे तो कितना चीज़ रटेंगे आप लोग। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट विशेष ध्यान देता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट किसी चीज़ में जो है एकदम क्लियर रहे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सीखने का क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा सीखने का? तो ये भी मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में, चूँकि कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यक्ति समायोजन, व्यवहार में परिमार्जन। देखिए जो परिमार्जन शब्द है, सीखने में चूँकि इस विकल्प में कोई ऐसी चीज़ दिया नहीं है, नहीं तो व्यवहार में जैसे परिमार्जन, मैंने आपको शिक्षा की परिभाषा जब बताया है, शिक्षा द्वारा जितने भी शिक्षा कार्य दिए हैं वहाँ देखिए परिमार्जन की बात की गई, अर्थात जो है अगर अंग्रेजी शब्द हम जाएं तो मॉडिफाई की बात की गई है। किसकी? मॉडिफाई की। लेकिन जो लर्निंग है, लर्निंग में जो है चेंजेज की बात की गई है। परिवर्तन और परिमार्जन में अंतर होता है। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन जो है सकारात्मक, अर्थात पॉजिटिव, निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो एजुकेशन होता है ये केवल जो है पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। यही परिवर्तन और सीखने में जो है अंतर होता है, तो इसको आप लोग जो है जानते रहिए। तो इसमें समझ गए व्यवहार में परिमार्जन उत्तर होगा, चूँकि विकल्प उस तरीके को कोई और दिया नहीं है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम में पुरस्कार को जो है महत्व नहीं दिया है? किसका महत्व नहीं दिया है? और पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया। जैसे मैंने बताया था कि वो थ्योरी, थांडाई की थ्योरी बताया था, तो उसमें जो है चर्चा नहीं किया था उनके जो है प्रभाव वाले नियम में कि कैसे क्या उसको पुरस्कार का वांछित किस तरीके से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो लेकिन जो है इसमें एक जो है मनोवैज्ञानिक है जो बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं देते हैं। थांडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव तो तय करेंगे, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन गुथेरी एक हैं जो पुरस्कार को जो है महत्व नहीं देते हैं। तो जानते रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अगला प्रश्न आते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? इसके बारे में देखिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तीन जो है कौन नियम दिए गए? इनके द्वारा इस सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम थांडाइक ने जो है इनका प्रतिपादन जो है तीनों का किया था। जान ही रहे हैं इसके बारे में। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? तत्परता से, परिणाम की अपेक्षा, अभ्यासकार, प्रशंसा, मूलभूत संबंधित है ये सीखने। लेकिन तत्परता जो है सीखने से क्या है? संबंधित है। तत्परता सीखने से संबंधित है, ये नहीं कि नहीं है ना। तो तत्परता जब तक नहीं रहेगी, उसमें कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए। एक शारीरिक और स्नायु वाला दिया गया, अगर आपको याद हो तो ना, तो उसी तरीके से वो सीखेंगे। अगला प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो देखिए एक चीज़ उपयुक्त सभी, उसमें उत्तर होगा सीखने। भाई अनुकरण करेंगे तो तब भी सीखेगा, प्रतियोगिता में भी बच्चा सीखता है, प्रशंसा, निंदा में सीखने का प्रभाव पड़ता है। तो उपयुक्त सभी, अगर ज़्यादा उपयुक्त सभी दिए रहे तो ज़्यादा संभावना रहती है कि विकल्प वही सही। लेकिन ऐसे आपको कयास नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई किए रहेंगे तो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से उसके अधिगम को सहायता नहीं मिलती? निम्नलिखित में किस एक से
एक से शिष्य को अधिगम में सहायता नहीं मिलती। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार ना। तो अब इसमें किससे उसको सहायता नहीं मिलेगी? अनुकरण से मिलेगी, प्रेरणा से मिलेगी, पुरस्कार से। स्कूल का बस्ता, इससे कौन सा उसको सहायता अधिगम में मिलेगी? अर्थात इसमें उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के बारे में हम जो है चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। एनिमल 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 इंटेलिजेंस एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचनाओं को भी नाम याद रखिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक B.F. स्किनर, पावलोव, E.M. थॉर्नडाइक। इसमें से कौन है? तो इसमें जो है E.L. थॉर्नडाइक जो है इस पुस्तक के लेखक होंगे, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक। अगला देखते हैं। अगला क्या है? शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें विकल्प दिया गया B.F. स्किनर, गिलफोर्ड, E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पावलो। तो इसमें हो जाएगा B.F. स्किनर होंगे। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट का पुनर्बलन होगा। अगला देखते हैं, ये भी पुस्तक है महत्वपूर्ण। कंडीशनड एंड रिफ्लेक्सेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? R.M. गायने, गिलफोर्ड, I.P. पावलो, E.L. थॉर्नडाइक। तो इसमें उत्तर हो जाएगा पावलो की पुस्तक का नाम है, बहुत फेमस पुस्तक है। तो इसमें लगभग हमने 34-35 प्रश्नों को हल किया है बाल विकास से। तो आप लोग जो है इसी तरीके से हल करिए, देखिए कितना हल किए। पहले के पेपर का प्रश्न था, कहीं से अतिरिक्त प्रश्न नहीं था, जो उत्तर प्रदेश TT में पूछे जा चुके उन्हीं प्रश्नों का क्या था, एक रिवीजन था। हमने एक व्यू लेने की कोशिश की है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहा, ताकि उसी अनुसार जो है पढ़ाया जा सके आप लोगों को। तो आप लोग हल करिएगा, जैसा लगे उसको कमेंट करिएगा, बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।